परिचय। बच्चों, आज श्री कश्यप हमारे बीच हैं, जो आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन के बारे में कुछ बताएंगे। प्रिया, रैखिक प्रोग्रामन क्या है? मैं नहीं जानती। यहाँ तक कि मैं तो पहली बार इस शब्द को सुन रही हूँ। विद्यार्थियों, रैखिक प्रोग्रामिंग कुछ स्थिति से संबंधित विभिन्न रैखिक असमीकाओं को लेने और उन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सर, क्या आप हमें कोई उदाहरण दे सकते हैं? अवश्य। सामग्री और श्रम की सीमाओं को लेना और फिर उन परिस्थितियों में अधिकतम लाभ लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के स्तर को निर्धारित करना एक विशिष्ट उदाहरण होगा। वास्तविक जीवन में रैखिक प्रोग्रामन गणित का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है, जो अनुकूलन तकनीक कहलाता है। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो मैं इसे आप लोगों को विस्तार में सिखा सकता हूं। हाँ सर, कृपया हमें सिखाएं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रैखिक प्रोग्रामन की समस्या एलपीपी को समझना, समस्या के गणितीय सूत्रीकरण को जानना, रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं के हल के लिए ग्राफिकल विधि को समझना, कोणीय बिंदु विधि को समझना, रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं के विभिन्न प्रकार को जानना, रैखिक प्रोग्रामन में सम्मिलित शर्तें। उद्देश्य फलन। एक रैखिक प्रोग्रामन Z की समस्या में चरों का रैखिक प्रोग्रामन, जिसे इष्टतम किया जाना है, उद्देश्य फलन कहलाता है। यहां एक रैखिक रूप का मतलब एक प्रकार की गणितीय अभिव्यक्ति है। a1 x1 जमा a2 x2 जमा इत्यादि जमा an xn तक, जहां a1 a2 इत्यादि an तक स्थिरांक हैं, x1 x2 इत्यादि xn तक चर हैं। चर। रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं में उत्पाद, सेवाएं, परियोजनाएं आदि दिए गए सीमित संसाधनों का साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी हैं। चर या निर्णय चर कहलाती हैं। स्थिरांक। संसाधनों पर सीमाएं, हाथ में नकदी, उत्पादन क्षमता, श्रम शक्ति, समय, मशीनों आदि की तरह, जिन्हें विभिन्न प्रतिस्पर्धी चरों के बीच आवंटित किया जाना है, रेखीय समीकरण के रूप में होती हैं तथा प्रतिबंध या बाध्यता कहलाती हैं। गैर नकारात्मक प्रतिबंध। सभी निर्णय चरों को गैर ऋणात्मक मानों को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि भौतिक मात्राओं के ऋणात्मक मान एक असंभव स्थिति है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या एलपीपी। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वो समस्या है जिसमें हम रैखिक अभिव्यक्ति के अधिकतम या न्यूनतम मानों को ज्ञात करते हैं। ax जमा by जमा cz जमा इत्यादि इसके रूप की रैखिक बाधाओं की संख्या के अधीन उद्देश्य फलन कहलाता है। ax जमा by जमा cz जमा इत्यादि n से छोटा या बराबर है, अथवा ax जमा by जमा cz जमा इत्यादि n से बड़ा या बराबर है। उद्देश्य फलन का अधिकतम अथवा न्यूनतम मान इष्टतम मान कहलाता है तथा x, y, z इत्यादि के मानों का संग्रह जो इष्टतम मान देता है, एक इष्टतम हल होता है। चर x, y, z इत्यादि निर्णय चर कहलाते हैं। समस्याओं का गणितीय निरूपण। एक गणितीय मॉडल के रूप में रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सूत्रीकरण में दिए गए महत्वपूर्ण कदम सम्मिलित होते हैं। चरण 1। निर्धारित किए जाने के लिए
निर्णय चर को पहचानिए तथा बीजीय प्रतीकों की दृष्टि में उन्हें व्यक्त कीजिए, जैसे x1, x2 इत्यादि। चरण 2, दी गई समस्या में सभी सीमाओं को पहचानिए तथा ऊपर परिभाषित निर्णय चर के संदर्भ में रेखीय समीकरण या असमानताओं के रूप में उन्हें व्यक्त कीजिए। चरण 3, इष्टतम, अधिकतम अथवा न्यूनतम किए जाने वाले उद्देश्य को पहचानिए तथा ऊपर परिभाषित निर्णय चर के एक रेखीय फलन के रूप में उन्हें व्यक्त कीजिए। उदाहरण, एक खुदरा व्यापारी ए तथा बी प्रकार के ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों को खरीदना चाहता है। प्रत्येक ए प्रकार के सेट की लागत 360 रुपए तथा प्रत्येक बी प्रकार के सेट की लागत 240 रुपए है। खुदरा व्यापारी जानता है कि वो 20 से अधिक सेट नहीं बेच सकता, इसलिए वो 20 से अधिक सेट नहीं खरीदना चाहता है तथा वो 5,760 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं कर सकता है। उसे उम्मीद है कि ए प्रकार के प्रत्येक सेट के लिए उसे 50 रुपए का तथा बी प्रकार के प्रत्येक सेट के लिए उसे 40 रुपए का लाभ मिलेगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में समस्या का सूत्रीकरण कीजिए। हल, मान लीजिए कि खुदरा व्यापारी ए प्रकार के X1 सेट तथा बी प्रकार के X2 सेटों को खरीदता है। क्योंकि प्रत्येक प्रकार के सेटों की संख्या धनात्मक है, इसलिए X1 0 से बड़ा या बराबर है, इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। X2 0 से बड़ा या बराबर है, इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। इसके अतिरिक्त ए प्रकार के X1 सेटों की लागत तथा बी प्रकार के X2 सेटों की लागत है 360 X1 जमा 240 X2 तथा ये 5,760 रुपए के बराबर या कम होनी चाहिए, अर्थात 360 X1 जमा 240 X2 5,760 से छोटा या बराबर है, या 3X1 जमा 2X2 48 से छोटा या बराबर है, इसे समीकरण 3 से चिन्हित करें। आगे दोनों प्रकार के सेटों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए X1 जमा X2 20 से छोटा या बराबर है, इसे समीकरण 4 से चिन्हित करें। चूंकि कुल लाभ ए प्रकार के X1 सेट तथा बी प्रकार के X2 सेटों की बिक्री से व्युत्पन्न लाभ है, इसलिए खुदरा व्यापारी ए प्रकार के X1 सेटों से 50 रुपए तथा बी प्रकार के X2 सेटों से 40 रुपए का लाभ कमाता है। अतः कुल लाभ निम्न द्वारा दिया जाता है। Z बराबर 50 X1 जमा 40 X2, इसे समीकरण 5 से चिन्हित करें। एक रैखिक असमीका के हल सेट का आरेखन। समीका को असमीका में बदलने से प्राप्त सरल रेखा का आरेख बनाइए। परीक्षण बिंदु का चयन कीजिए जो रेखा पर ना हो। यदि रेखा अपने मूल से होकर ना गुजरे तब 0 0 एक अच्छा चयन होगा, तथा यदि रेखा अपने मूल से होकर गुजरती है तब किसी अक्ष पर स्थित बिंदु का चयन एक अच्छा चयन होगा। यदि परीक्षण बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तब सेटों का हल परीक्षण बिंदु के रूप में रेखा के समान पक्ष वाला सुसंगत क्षेत्र होता है, अन्यथा ये रेखा के दूसरी तरफ का क्षेत्र होता है। किसी भी स्थिति में हल क्षेत्र को प्रकट करते हुए उस पक्ष को छायांकित करें जिसमें हल सम्मिलित ना हो। उदाहरण, रैखिक असमीका के आरेखन के लिए 3x घटा 4y 12 से छोटा या बराबर है। सर्वप्रथम रेखा 3x घटा 4y बराबर 12 का आरेख बनाएं। फिर
परीक्षण बिंदु के रूप में मूल बिंदुओं 0 0 का चयन करें, क्योंकि ये रेखा पर नहीं है। असमानता में x बराबर 0, y बराबर 0 प्रतिस्थापन करने पर 3 0 घटा 4 0 12 से छोटा या बराबर है। क्योंकि ये एक सत्य कथन है, 0 0 हल सेट में है, तब 0 0 बिंदु के रूप में हल सेट सभी बिंदुओं का हल सेट है। इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, जबकि छायांकित क्षेत्र व्यवरोधित है। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलेखीय विधि। सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र का निर्धारण रैखिक असमीकाओं के एक संग्रह द्वारा किया जाता है। ये उन अंकों का संग्रह होता है जो सभी असमीकाओं को संतुष्ट करते हैं। दो चरों में रैखिक असमीकाओं के एक संग्रह द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र का आरेखन करना। समतल के अनचाहे हिस्सों को छायांकित करते हुए उसी आलेख पर प्रत्येक असमीका द्वारा निरूपित क्षेत्र का आरेखन कीजिए। आरेखन के बाद जो क्षेत्र छायांकित नहीं है वही सुसंगत क्षेत्र होगा। उदाहरण, असमीकाओं के निम्न संग्रह के लिए सुसंगत क्षेत्र दिखाया गया वो क्षेत्र है जो छायांकित नहीं है। दो अज्ञातों में रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने के लिए आलेखीय विधि है। सुसंगत क्षेत्र का आलेख बनाइए। कोणीय बिंदु के निर्देशांकों की गणना कीजिए। इष्टतम मान कौन देता है ये देखने के लिए कोणीय बिंदु के निर्देशांकों को उद्देश्य फलन में प्रतिस्थापित कीजिए। यदि सुसंगत क्षेत्र सीमित है तब ये विधि भ्रामक हो सकती है। इष्टतम हल हमेशा अस्तित्व में होता है जब सुसंगत क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन हल अस्तित्व भी हो सकता है, और नहीं भी जब सुसंगत क्षेत्र असीमित होता है। प्रमेय। दी गई प्रमेय रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने में मूलभूत हैं। प्रमेय 1। माना कि R रैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र उत्तल बहुभुज है तथा मान लीजिए कि z बराबर ax जमा by उद्देश्य फलन है। तो जब z का मान इष्टतम, अधिकतम या न्यूनतम हो, जहां x तथा y रैखिक असमीकाओं से वर्णित व्यवरोधों के अधीन है, तब ये इष्टतम मान सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर होने चाहिए। प्रमेय 2। माना कि R रैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र है तथा मान लीजिए कि z बराबर ax जमा by उद्देश्य फलन है। यदि R सीमित है तब उद्देश्य फलन z का मान R पर अधिकतम और न्यूनतम दोनों होता है तथा ये सभी R के एक कोणीय बिंदु शीर्ष पर होते हैं। कोणीय बिंदु विधि। विधि में दिए गए चरण सम्मिलित हैं। 1. रैखिक प्रोग्रामन का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कीजिए तथा इसके कोणीय बिंदुओं यानी शीर्ष को उस बिंदु पर रेखाओं के प्रतिच्छेदक के दो समीकरणों को या तो निरीक्षण द्वारा या हल करके ज्ञात कीजिए। 2. प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन z बराबर ax जमा by का मूल्यांकन कीजिए। मान लीजिए m तथा m क्रमशः इन बिंदुओं के अधिकतम और न्यूनतम मानों को दर्शाते हैं। 3. प्रथम, जब सुसंगत क्षेत्र सीमित हो तब m तथा m z के अधिकतम और न्यूनतम मान होते हैं। द्वितीय, यदि सुसंगत क्षेत्र असीमित हो तब का m z का अधिकतम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल जो ax जमा by m से बड़ा है सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, अन्यथा z का मान अधिकतम नहीं होता है। ख, इसी प्रकार m z का न्यूनतम मान होता है तथा
दर्शाया जाता है कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल ax जमा by m से छोटा है, सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, अन्यथा z का मान न्यूनतम नहीं होता है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का उदाहरण। रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। अधिकतम करने के लिए z बराबर 3x जमा 4y, व्यवरोध के अधीन x जमा y छोटा या बराबर है 4 से, x बड़ा या बराबर है 0 से, y बड़ा या बराबर है 0 से। हल। सुसंगत क्षेत्र को दी गई आकृति में व्यवरोध x जमा y 4 से छोटा या बराबर है, x 0 से बड़ा या बराबर है, y 0 से बड़ा या बराबर है, इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु O 0 0 A 4 0 तथा B 0 4 हैं। इन बिंदुओं पर Z निम्नलिखित है, अतएव B 0 4 पर Z का अधिकतम मान 16 है। उदाहरण। रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। न्यूनतम करने के लिए z बराबर 3x जमा 5y इस तरह से कि x जमा 3y बड़ा या बराबर है 3 से, x जमा y बड़ा या बराबर है 2 से, xy बड़ा या बराबर है 0 से। हल। सुसंगत क्षेत्र को निकाय के निम्न व्यवरोध द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो इस प्रकार है। ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षेत्र असीमित होता है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु A 3 0, B 3/2, 1/2 तथा C 0 2 हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर Z का मान इस प्रकार है। चूंकि सुसंगत क्षेत्र असीमित है, अतएव Z का अधिकतम मान 7 हो सकता है और नहीं भी। इसके लिए हम असमीका 3x जमा 5y 7 से छोटा है का ग्राफ खींचते हैं तथा जांच करते हैं कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है अथवा नहीं। ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षेत्र में 3x जमा 5y 7 से छोटा है के साथ कोई भी बिंदु समान नहीं है, अतएव 3/2, 1/2 पर Z का न्यूनतम मान 7 है। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार। उत्पादन संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं में हम निर्धारित करते हैं कि विभिन्न उत्पादनों की इकाइयों के नग बनाने तथा एक फर्म द्वारा बेचे जाने में एक निश्चित जनशक्ति, मशीन के घंटे, प्रति इकाई उत्पादन के श्रम के घंटे, प्रति इकाई माल भंडारण गोदाम आदि को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम लाभ कमाया जा सके। चलो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण। एक कारखाने में A तथा B 2 प्रकार के पेंचों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक पेंच बनाने के लिए 2 मशीनों, एक स्वचालित और एक हस्तचालित का उपयोग किया जाता है। A प्रकार के पेंच के संकुल का निर्माण करने के लिए स्वचालित मशीन 4 मिनट तथा हस्तचलित मशीन 6 मिनट लेती है, जबकि B प्रकार के पेंच के संकुल का निर्माण करने के लिए स्वचालित मशीन 6 मिनट तथा हस्तचालित मशीन 3 मिनट लेती है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध होती है। निर्माणकर्ता 7 रुपए के लाभ पर A पेंचों का एक संकुल तथा 10 रुपए के लाभ पर B पेंचों का एक संकुल बेच सकता है, ये मानते हुए कि वो उसके द्वारा विनिर्मित सभी पेंचों को बेच सकता है। कारखाने के मालिक को प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार के कितने संकुलों का निर्माण करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। हल।
मान लीजिए कि कारखाना प्रतिदिन ए प्रकार के एक्स पेंचों का तथा बी प्रकार के वाई पेंचों का निर्माण करता है। अतएव एक्स 0 से बड़ा या बराबर है तथा वाई 0 से बड़ा या बराबर है। दी गई जानकारी को तालिका में निम्नानुसार संकलित किया जा सकता है। ए पेंचों के एक संकुल पर लाभ 7 रुपए है तथा बी पेंचों के एक संकुल पर लाभ 10 रुपए है। अतएव व्यवरोध निम्न है। कुल लाभ Z बराबर 7x जमा 10y। दी गई समस्या का गणितीय सूत्रीकरण इस प्रकार है। अधिकतम के लिए Z बराबर 7x जमा 10y, इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। व्यवरोध के अधीन 4x जमा 6y छोटा या बराबर है 240 से, इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। 6x जमा 3y छोटा या बराबर है आहार संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं में हम विभिन्न प्रकार के घटक या पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करते हैं जिन्हें आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वांछित आहार की लागत को कम किया जा सके, ताकि घटक या पोषक तत्वों की निश्चित न्यूनतम मात्रा सम्मिलित की जा सके। उदाहरण, रेशमा 2 प्रकार के भोज्यों P तथा Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन A के कम से कम 8 मात्रक घटक तथा विटामिन B के कम से कम 11 मात्रक घटक हों। भोज्य P की लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा भोज्य Q की लागत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में प्रति किलोग्राम 3 मात्रक विटामिन A तथा प्रति किलोग्राम 5 मात्रक विटामिन B सम्मिलित है, जबकि भोज्य Q में प्रति किलोग्राम 4 मात्रक विटामिन A तथा प्रति किलोग्राम 2 मात्रक विटामिन B सम्मिलित है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। हल। माना कि मिश्रण में भोज्य P के x किलोग्राम तथा भोज्य Q के y किलोग्राम सम्मिलित हैं। अतएव x 0 से बड़ा है या बराबर है तथा y 0 से बड़ा है या बराबर है। दी गई जानकारी को निम्न तालिका में सम्मिलित किया जा सकता है। मिश्रण में कम से कम विटामिन A के 8 तथा विटामिन B के 11 मात्रक सम्मिलित होने चाहिए। अतएव निम्न व्यवरोध प्राप्त होते हैं। 3x जमा 4y 8 से बड़ा या बराबर है। 5x जमा 2y 11 से बड़ा है या बराबर है। भोज्य खरीदने का कुल मूल्य Z है। Z बराबर 60x जमा 80y। दी गई समस्या का गणितीय सूत्रीकरण निम्नलिखित है। कम करने के लिए Z बराबर 60x जमा 80y, इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। व्यवरोधों के अंतर्गत 3x जमा 4y 8 से बड़ा है या बराबर है, इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। 5x जमा 2y 11 से बड़ा है या बराबर है, इसे समीकरण 3 से चिन्हित करें। xy 0 से बड़ा है या बराबर है, इसे समीकरण 4 से चिन्हित करें। निकाय के व्यवरोधों द्वारा प्राप्त सुसंगत क्षेत्र निम्नानुसार है। ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध परिवहन संबंधी समस्याएं। इस प्रकार की समस्याओं में हम विभिन्न स्थानों पर स्थित संयंत्रों, कारखानों से विभिन्न बाजारों की ओर एक उत्पाद का परिवहन करने के उद्देश्य से एक परिवहन सूची निर्धारित करते हैं। उदाहरण, 2 अन्न भंडारों A और B की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों D, E और F पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल हैं। भंडारों से दुकानों का प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए
आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए? न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या है? हल। माना कि अन्न भंडार ए दुकानों डी तथा ई के लिए क्रमशः एक्स तथा वाई क्विंटल अन्न की आपूर्ति करता है। तब दुकान एफ के लिए 100 घटा एक्स घटा वाई की आपूर्ति की जाएगी। दुकान डी की आवश्यकता 60 क्विंटल है। चूंकि अन्न भंडार ए से एक्स क्विंटल का परिवहन किया गया है, अतएव शेष अन्न भंडार बी से 60 घटा एक्स क्विंटल का परिवहन किया जाएगा। इस प्रकार अन्न भंडार बी से दुकानों ई तथा एफ के लिए क्रमशः 50 घटा वाई क्विंटल तथा 40 घटा 100 घटा एक्स घटा वाई बराबर एक्स जमा वाई घटा 60 क्विंटल अन्न का भंडारण किया जाएगा। दी गई समस्या को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कुल परिवहन मूल्य Z निम्नानुसार दिया जा सकता है। दी गई समस्या का सूत्रीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। न्यून करने के लिए Z बराबर 2.5x जमा 1.5 y जमा 410, इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। व्यवरोधों के अधीन निम्न हैं। निकाय के व्यवरोधों द्वारा प्राप्त सुसंगत क्षेत्र निम्नानुसार है। कोणीय बिंदु A 60-0, B 60-40, C 50-50 तथा D 10-50 हैं। इन कोणीय बिंदु पर Z के मान निम्नानुसार हैं। 10-50 पर Z का न्यूनतम मान 510 है। इस प्रकार A से दुकानों D, E तथा F में मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प पर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं, रैखिक प्रोग्रामन के क्षेत्र में प्रथम प्रोग्रामन का सूत्रपात रूसी गणितज्ञ एल केंटोरोविच तथा अमेरिकी अर्थशास्त्री F.L. हिचकोक ने सन 1941 में किया। दोनों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया। इस प्रोग्रामन को परिवहन समस्या के नाम से जाना गया। सन 1947 में G.B. डेंटजिग ने एक दक्षतापूर्ण विधि, जो सिंप्लेक्स विधि के नाम से प्रसिद्ध है, उसका सुझाव दिया, जो रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को सीमित प्रक्रमों में हल करने की सशक्त विधि है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वो समस्या है जो इन शर्तों के अधीन कई चरों के रेखीय फलन, उद्देश्य फलन कहलाता है, कि इष्टतम मान अधिकतम अथवा न्यूनतम ज्ञात करने से संबंधित है। इसमें चर गैर ऋणात्मक होते हैं तथा रैखिक असमीकाओं के एक सेट रैखिक अव्यवरोध कहलाता है, उसको संतुष्ट करता है। चरों को निर्णय चर तथा गैर ऋणात्मक चर भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं: आहार संबंधी समस्याएं, उत्पादन संबंधी समस्याएं और परिवहन संबंधी समस्याएं। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के गैर ऋणात्मक व्यवरोधों, जहां x, y 0 से बड़े हैं, समेत सभी व्यवरोधों के द्वारा निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र समस्या का सुसंगत क्षेत्र अथवा हल क्षेत्र कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र के भीतर तथा सुसंगत क्षेत्र पर बिंदु व्यवरोध के सुसंगत हल को प्रदर्शित करते हैं। सुसंगत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु व्यवरोध का असंगत हल होता है। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान अधिकतम अथवा न्यूनतम देता है, इष्टतम हल कहलाता है। यदि इष्टतम क्षेत्र अपरिबद्ध है, तब अधिकतम तथा न्यूनतम अस्तित्व में नहीं हो सकता है, किंतु यदि ये अस्तित्व में है, तब इसे R के एक कोणीय बिंदु पर होना चाहिए। रेखीय प्रोग्रामन समस्या के हल की कोणीय बिंदु
विधि में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कीजिए तथा इसके कोणीय बिंदु का निर्धारण कीजिए। प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य बिंदु z बराबर ax जमा by का मान ज्ञात कीजिए। माना कि m तथा m इन बिंदुओं पर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मान हैं। यदि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है तब m तथा m उद्देश्य फलन के क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मान हैं। यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तब m उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल ax जमा by m से बड़ा है, सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, अन्यथा z का मान अधिकतम नहीं होता है। इसी प्रकार m उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल ax जमा by m से छोटा है, सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, अन्यथा z का मान न्यूनतम नहीं होता है।